जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज के भी टॉप करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रही है। दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आने वाली तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। और साथियों, आपसे विशेष करके यह भी मैं जरूर कहना चाहूँगा कि वीडियो के अंत में जो प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ उसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दिया कीजिए। इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है और आप कितना हमारा वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आप वीडियो को किस तरीके से देख रहे हैं, इसकी भी जानकारी हम लोगों को प्राप्त होते रहती है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली जानकारी क्या है हमारे पास। दोस्तों, आज की जो पहली जानकारी है वो है भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 को लेकर। जी हां, अब भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, यहां पर यह जानकारी सबसे पहले हम लोगों को रख लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत समुद्री विरासत सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय। जी हां, मंत्रालय का क्या नाम है? केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय। और इस मंत्रालय के द्वारा दोस्तों भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 जो है उसका आयोजन किया गया। और अब यहाँ पर एक और जानने वाली बात कि वर्तमान में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है। ठीक है, अब दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा सर्बानंद सोनोवाल। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। तो ये वर्तमान में इस विभाग के केंद्रीय मंत्री है। जी हाँ, याद रखेंगे, सर्बानंद सोनोवाल। बहुत बार आपसे परीक्षाओं में यह पूछा जा सकता है कि भारत समुद्री विरासत सम्मेलन, ठीक है, 2024 का आयोजन केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया। इस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री का नाम क्या है? तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? सर्बानंद सोनोवाल। चलिए देर न करते हुए साथियों बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। और अगली जानकारी भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति कह सकते हैं। यहाँ पर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का साथियों निधन हो गया। जी हाँ, अब भारत के जाने माने, बल्कि भारत के नहीं विश्व के जाने माने प्रख्यात, ठीक है, तबला वादक, उनका नाम क्या है? जाकिर हुसैन। जी हाँ, इनका दोस्तों पिछले दिनों निधन हो गया। और कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है इनका जो निधन हुआ है साथियों, कितने वर्ष की आयु में? 73 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया है। और नाम क्या है इनका? उस्ताद जाकिर हुसैन। संबंध किस क्षेत्र से? तबला वादन के क्षेत्र से। दोस्तों आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि पिछले दिनों भारत के एक प्रमुख शख्सियत या प्रसिद्ध शख्सियत उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया या जाकिर हुसैन का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो साथियों इसका सही उत्तर आप क्या बताएंगे? तबला वादक बताएंगे। कितने वर्ष की आयु में हो गया? तो साथियों इसका आंसर आप क्या बताएंगे? 73 वर्ष की आयु में हो गया। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं साथियों अगले स्लाइड की ओर। और आज की जो अगली जानकारी है, NCL ने सिंगरौली में CSR पहल चरक की शुरुआत की है। दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि NCL होता क्या है। NCL जो है साथियों इसका फुल फॉर्म है नॉर्दर्न कोल फील्ड्स। जी हाँ, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स। और NCL हम इसे संक्षेप में कह रहे हैं। अब साथियों क्या है, NCL जो है वो सिंगरौली में क्या क्या एक पहल लेकर आया और पहल का नाम क्या है? चरक। ठीक है ना। अब इस चरक पहल के माध्यम से क्या होना है? तो दोस्तों ये एक ऐसा पहल है जिसके तहत सिंगरौली में ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आमदनी 8 लाख रुपए या उससे कम है, ऐसे गरीब परिवारों को, ठीक है ना, जो गंभीर बीमारी होती है, ऐसे गंभीर बीमारियों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करता है इस पहल के माध्यम से। तो दोस्तों जरूर याद रखेंगे, चरक पहल का नाम हो गया। और इसे किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसे नॉर्दर्न कोलफील्ड्स के द्वारा शुरू किया गया है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स, एल से यहाँ पे आप लिमिटेड समझ लेंगे, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा साथियों इसको शुरू किया गया है। तो NCL का पूर्ण रूप भी क्या हो गया? नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। और इसके द्वारा कौन से पहल की शुरुआत की गई? चरक। ठीक है साथियों, बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपसे यह भी पूछा जाता है कि NCL ने हाल ही में सिंगरौली में चरक पहल की शुरुआत की है ना, और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों उद्देश्य भी आप जरूर याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? 8 लाख रुपए से कम आमदनी वाले परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। चलिए देर न करते हैं, बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। और अगला स्लाइड है साथियों, मिखाइल कावेलस्विली ने जॉर्जिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। जी हाँ,
अब जॉर्जिया जो कि एक कंट्री है, और जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति कौन होंगे, तो नाम जरूर याद रख लेंगे आप, मिखाइल कावेलस्विली। जी हाँ, मिखाइल कावेलस्विली जो है वो जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति अब होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जॉर्जिया में कुल मिलाकर के पहले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होती थी, लेकिन अभी वहां पर क्या किया गया, संविधान में एक परिवर्तन किया गया वहां का, और उसके माध्यम से अब वहां पे राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष ना होकर साथियों अप्रत्यक्ष ढंग से अब किया जाने लगा। और आपको बता दूं कि जॉर्जिया में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो वहां के संसद से बने एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, और उस निर्वाचक मंडल में साथियों कुल मिलाकर 300 सदस्य है, और 300 सदस्यों में से 224 सदस्यों ने मिखाइल कावेलस्विली के पक्ष में अपना मतदान किया है, और अब जो है मिखाइल कावेलस्विली जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं आज की अगली जानकारी की, और आज की अगली जानकारी 16 दिसंबर विजय दिवस को लेकर। जी हाँ, अब 16 दिसंबर यानी जो कल की तारीख थी, आज दिसंबर की 17 तारीख है, मैं 16 तारीख की बात कर रहा हूं साथियों। 16 दिसंबर को, ठीक है, विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यह विजय दिवस है क्या, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1971 में इंडो पाक वार हुआ था। जी हाँ, भारत पाकिस्तान लड़ाई हुआ था, और भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में मैं आपको बता दूं कि भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित किया था। और उस वक्त, ठीक है, जब 1971 की बात हो रही है, तो उस वक्त बांग्लादेश में कह सकते हैं कि बहुत सारी अमानवीय यातनाएं हो रही थी। उसको लेकर के बांग्लादेश को आजाद कराया गया, पाकिस्तान से अलग कराया गया, और वर्ष 1971 में बांग्लादेश नाम से एक नए राष्ट्र का अभ्युदय हुआ, इस कह सकते हैं कि मैप में। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर जानने वाली और यह भी बात है कि वर्ष 1971 की लड़ाई में भारतीय सैनिकों के द्वारा, ठीक है ना, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को, कितने सैनिकों को, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को, ठीक है, आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया था, और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करने का काम किया था। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध रहा ये, और इसमें पाकिस्तान जो है वो भारत के हाथों बुरी तरह से पराजित हुआ। और इसी युद्ध के बाद से क्या होता है दोस्तों, इसी युद्ध के बाद से बांग्लादेश जो है एक नए राष्ट्र के रूप में जाना जाने लगता है। दोस्तों ये 16 दिसंबर कुल मिलाकर, ठीक है, विजय दिवस के रूप में अब क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हम लोगों ने यानी भारत ने, ठीक है, पाकिस्तान को 1971 की लड़ाई में अंतिम रूप से पराजित करने का काम किया था। चलिए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। साथियों अब अगली जानकारी क्वेश्चंस के रूप में, ठीक है ना। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, कुछ नए क्वेश्चंस होंगे और कुछ पढ़ाए जा चुके स्लाइड्स में से क्वेश्चंस होंगे, तो ध्यान से देखने वाली बात है। अच्छे तरीके से कुछ नई चीजें भी आती है तो उसे आप समझने की जरूर कोशिश करेंगे। साथियों यहां पर जो अगला प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश की गई। जी हाँ, अब दिल्ली उच्च न्यायालय की बात हो रही है, ठीक है, और अस्थायी न्यायाधीश की बात हो रही है, ठीक है ना। तो दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए अस्थायी न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किस न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश की गई। दोस्तों आपको मैं सबसे पहले तो यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का अपना कॉलेजियम है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम है उसके अध्यक्ष कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि उनका नाम क्या है, श्री संजीव खन्ना, ठीक है ना, वो इसके अध्यक्ष है। और उनके द्वारा मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, न्यायमूर्ति शालिंदर कौर को। जी हाँ, न्यायमूर्ति शालिंदर कौर को दिल्ली उच्च न्यायालय का अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश जो है वो की गई है। अब दोस्तों यहां पर और भी कुछ जानकारी वाली बात है जिसे आप लोगों को जानना चाहिए। पिछले दिनों मैंने आपको वीडियो में बताया था कि दिल्ली, कर्नाटक और कर्नाटक के साथ साथ पंजाब तथा हरियाणा, जी हां जरूर याद रखेंगे, दिल्ली, कर्नाटक और पंजाब तथा हरियाणा। तो यहाँ पे 4 स्टेट या यूटी के नाम हम लोग ले रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है। तो ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट तथा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है ना। इन तीनों हाई कोर्ट में यानी उच्च न्यायालयों में 7 अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कही गई है, जिसमें कि दिल्ली उच्च न्यायालय में बतौर अस्थायी न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जाना है, तो न्यायमूर्ति शालिंदर कौर को नियुक्त किया जाना है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और अगला स्लाइड है, विश्वविख्यात तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन किस आयु में हुआ। अभी अभी हमने चर्चा की थी, मैंने बोला था आपसे कि प्रश्न आपसे आयु को लेकर भी पूछा जा सकता है। तो साथियों कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 73 ईयर्स, ठीक है ना, 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर।
दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है एनसीएल के बारे में अभी भी चर्चा की थी हम लोगों ने। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने किस परियोजना की शुरुआत की है? तो अभी अभी आपको मैंने बताया कि निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से चरक नाम के पहल की शुरुआत की गई है। दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी है दोस्तों, भारत ने किस प्रणाली को लॉन्च किया है जो इस्पात क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है? जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि इस्पात के क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा और उस प्रणाली का नाम क्या है? दोस्तों ऑप्शन ए है हरित ऊर्जा प्रणाली, ऑप्शन बी है हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली, ऑप्शन सी है हरित निर्माण प्रणाली और ऑप्शन डी है हरित औद्योगिक प्रणाली। साथियों मैं आपको इसका सही उत्तर बता दूं, इसका जो सही उत्तर है हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली यानी ग्रीन स्टील क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों आपको ये बता दूं कि पिछले दिनों इस प्रणाली को जो लॉन्च करने का काम किया गया है इसे केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। अब उस केंद्रीय मंत्री का नाम क्या है? तो सबसे पहले आप जानेंगे यहां पर कि HD कुमारस्वामी, नाम याद रखेंगे, HD कुमारस्वामी ये केंद्रीय मंत्री है और इनके द्वारा जो है हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली को लॉन्च किया गया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि HD कुमारस्वामी कौन से मंत्रालय में इस वक्त मंत्री के पद पर है। तो दोस्तों इनका जो मंत्रालय है, मंत्रालय का नाम मैं आपको बता देता हूं। मंत्रालय का नाम है साथियों केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग। जी हाँ, केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और इसे प्रारंभ किया गया और कुल मिलाकर इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? तो HD कुमारस्वामी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देर न करते हुए चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, मिखाइल कावेलस्विली को किस पार्टी के सांसद के रूप में जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है? दोस्तों अभी इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी और मैंने आपको बताया था कि मिखाइल कावेलस्विली को, ठीक है ना, जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है और 300 निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से 224 निर्वाचक मंडल के सदस्यों ने इनके पक्ष में मतदान किया और अब ये जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति होंगे। लेकिन साथियों इनकी पार्टी का नाम क्या है? ठीक है, इनके राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? दोस्तों मैं आपको बता दूं मिखाइल कावेलस्विली कौन से राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं? तो इनकी राजनीतिक पार्टी का नाम है, ऑप्शन नंबर बी है, जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी। जी हाँ, क्या नाम है? जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी इनकी राजनीतिक पार्टी का नाम होगा। तो जरूर याद रख लेंगे जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। और अगला जानकारी है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने, ठीक है, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंकों की बात हो रही है, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2023-24 में कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया है? दोस्तों बिल्कुल ऐतिहासिक लाभ भारतीय बैंकों ने इस वक्त अर्जित किया है और इसका जो सही उत्तर होगा 1.41 लाख करोड़ रुपया। जी हाँ, एक बहुत बड़ी धनराशि आप देख सकते हैं, 1.41 लाख करोड़ रुपया। बिल्कुल ये ऐतिहासिक मामला है, अभी तक का सबसे शुद्ध लाभ, ठीक है, भारतीय बैंकों ने अर्जित किया है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2023-24 में अर्जित किया है। तो साथियों इसका जो सही आंसर है 1.41 लाख करोड़। जरूर आंसर याद रखेंगे 1.41 लाख करोड़। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। दोस्तों अगला स्लाइड है विजय दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विजय दिवस के बारे में अभी हमने चर्चा की थी कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई 1971 में हुई थी और उसमें भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को, ठीक है, परास्त करने का काम किया था और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था। साथियों उसी जीत की याद में, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को, ठीक है, विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों ये जो विजय दिवस है, ठीक है, इसके बाद से ही क्या होता है कि 1971 की लड़ाई के बाद ही बांग्लादेश जो है उसे एक अलग राष्ट्र के रूप में फिर देखा जाता है। चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर। और आज का जो अगला स्लाइड है ये आप लोगों के लिए है आज का प्रश्न। जी हाँ, आज के प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना होता है। तो क्या है आज का प्रश्न जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर के दे जाना है? तो दोस्तों आप लोगों के लिए जो आज का प्रश्न है, बॉब कार्ड ने महिलाओं के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? मैंने आपको पहले बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा का यह क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है, और बॉब कार्ड ने महिलाओं के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? दोस्तों जो पहला ऑप्शन है डीवा क्रेडिट कार्ड, दूसरा ऑप्शन है टियारा क्रेडिट कार्ड, तीसरा ऑप्शन है सी पावर कार्ड एंड जो चौथा ऑप्शन है वुमेन्स एम्पावरमेंट कार्ड, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको यह बताना है कि आखिरकार इन चारों में से कौन सा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में आइए और अपना सही जवाब वहां पर
दे जाइए। दोस्तों, यदि आपके पास कोई ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव हो जिस पर अभी हमारे चैनल के द्वारा काम किया जाना बाकी लग रहा हो, तो आप जरूर अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दर्शाया कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और जितना हो सके हमारी इस वीडियो को शेयर करने का काम कीजिए। अभी हमारे इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। साथियों, मैं आप लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से एक से बढ़कर एक सभी विषयों की बहुत ही अच्छी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।